नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो मैं मुद्दा लेके आया हूँ वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करके एक वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और आपके मुद्दों को ज़बरदस्त तरीके से उठाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के। इंडिया गठबंधन लगातार मेहनत कर रहा है अपने कुंभे को बढ़ाने के लिए। वो लगातार मेहनत कर रहा है कि हम कैसे न कैसे करके पार्टियों को जोड़ें और 2024 में एक मजबूत दावेदारी पेश करें। मगर इसके उलट जो मायावती हैं वो एकदम उलट काम कर रही हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होने वाला है। क्योंकि मायावती जी ने ऐलान किया है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे, किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगी, पूरे इंडिया अलायंस से गठबंधन नहीं करेंगी, ना ही समाजवादी से कोई गठबंधन करेंगी। इससे पहले भी मायावती जी ने बयान दिया था कि हम कोई किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे, मगर उन्होंने ये रियायत कहते हुए छोड़ा था कि भविष्य में ऐसा करें ऐसा नहीं करेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का और देश का माहौल बन रहा है, उस हिसाब से मायावती जी को इंडिया गठबंधन की तरफ से अलायंस कर लेना चाहिए। मगर राहुल गांधी को या इंडिया गठबंधन को एक काम करना चाहिए, मायावती जी को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार की दावेदारी पेश कर देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ये इस वजह से करनी चाहिए क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो राजनीति के लिए बहुत टफ होने वाला है। राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उछाला जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मोदी जी चाहेंगे कि इसका फ़ायदा बीजेपी को मिले। क्योंकि पूरा देश जानता है कि 22 तारीख को मोदी जी राम मंदिर के अंदर वो क्या कहते हैं उसका प्राण प्रतिष्ठा वो करने वाले हैं। और उसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि 25 जनवरी को वो उत्तर प्रदेश में एक बहुत ज़बरदस्त रैली करने वाले, मतलब चुनावी रैली करने वाले हैं। तो 22 तारीख को वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और 25 तारीख को वो चुनावी रैली करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्रुवीकरण करने का इरादा है, पूरी तरीके से ध्रुवीकरण करने का इरादा है। ना तो शिक्षा के पे लड़ने का इरादा है और ना ही अच्छी सुविधा पे, ना ही नौकरी पे, ना ही किसी भी चीज़ को। ये सारे मुद्दे दरकिनार हो जाएंगे जो जिस हिसाब से माहौल बन रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन को बहुत ही सोच समझ के फैसले लेने चाहिए और बहुत ही सोच समझ से पार्टियों से बात करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन को चाहिए कि मायावती जी से बात करें और उनको पीएम उम्मीदवार 2024 का दावेदारी पेश कर दें। इससे होगा ये कि उत्तर प्रदेश में जो इनका वोट बिखरा हुआ है इंडिया गठबंधन का, वो पूरा का पूरा इनको मिल जाएगा। 23% दलित वोट परसेंट है, 23% पूरे उत्तर प्रदेश में, 23 से 24%, और कम से कम 19 से 20% है मुस्लिम वोट बैंक। तो ये जब आपस में मिल जाएगा तो ये 44 प्लस हो जाएगा। और जो इनको ओबीसी मिलेगा या ब्राह्मण वोट थोड़ा बहुत जो मिलेगा इनको, तो वो उनको एक समझ लो ट्रम्प कार्ड साबित होगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि इन सब को साथ में आ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये मायावती जी को पीएम की उम्मीदवारी दावेदारी ये पेश करते हैं इंडिया गठबंधन वाले, तो इनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और आज़ादी के अब तक के 70 साल 71 साल हो गए हम लोगों को आज़ादी मिले हुए अंग्रेज़ों से, मगर अब तक के भारत का कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर दलित समाज से नहीं आया है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी मायावती जी के लिए और सम्मान की बात होगी अगर उनको पीएम दावेदारी पेश की जाती है। हालांकि वो एक सत्य के गलियारे में एक बात घूम रही थी कि हो सकता है नरेंद्र मोदी जी उनको राष्ट्रपति बना दें, मतलब राष्ट्रपति की दावेदारी उनको पेश कर दें। मगर मेरे ख्याल से कि उनको देश का पहले प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हालांकि उनके शासन में जो कानून व्यवस्था थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कानून व्यवस्था थी मायावती जी के कार्यकाल में, जो 2007 से और 2012 तक जो उनका कार्यकाल रहा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनका
कानून व्यवस्था वो हैंडल करती थी और काफ़ी अच्छे उन्होंने विकास भी किए थे। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सरकारी चलाई घोटाले किए या विकास नहीं किया, विकास किया था उन्होंने, अच्छा खासा विकास किया था, हर हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया था। तो मेरा कहना यही है इंडिया गठबंधन से कि कैसे भी करके मायावती को उनको मनाना चाहिए और उनको इंडिया गठबंधन की दावेदारी पेश कर दें, उनको आगे कर देना चाहिए। इसको कभी भी नरेंद्र मोदी जी काट नहीं पाएंगे इस मुद्दे को। अब वो किस हिसाब से मायावती जी के खिलाफ वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मायावती जी एक सम्मानित नेता हैं और उनकी लोग इज्जत करते हैं और काफ़ी मतलब उनका एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में, काफ़ी उन्होंने चुनाव देखे हैं और वो उत्तर प्रदेश की 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग एकदम एक जगह पे बैठ के एक सब सर्वसहमति से उनको पीएम उम्मीदवार घोषित करिए। ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। हालांकि राहुल गांधी मेहनत बहुत कर रहे हैं, वो अभी मणिपुर से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, आज वो शायद नागालैंड में थे और जिले आएंगे, बहुत से राज्य जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा पहुँचाएगा, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा। इससे पहले जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका ये सब राज्य जीते थे और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते थे। मगर उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ओवर कॉन्फिडेंस में आने का नुकसान ये हुआ कि वो मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। तो ये कांग्रेस अपने अंदर कमी नहीं देखती है मगर दूसरे पे ब्लेम लगाना शुरू कर देती है। हालांकि मायावती जी ने जब ये बयान दिया था कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बहुत से लोगों ने ट्वीट किया या बहुत से उनके जो सपोर्टर थे उन्होंने ट्वीट किया कि मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी का फ़ायदा कर रही हैं, बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, ये इनका अलग मसला रहता है, अगर कोई इनके साथ जाता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं जाता है तो वो बी टीम हो जाता है। यही कहानी ये मुस्लिम नेताओं के साथ करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कि एक जाना माना पॉलिटिकल चेहरा है, मुसलमानों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और हर मुद्दे पे वो खुल कर बोलते हैं, सड़क से लेकर सांसद तक वो खुल के बोलते हैं। वो ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों का वो नेतृत्व करते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी क्या और भी कई ऐसी पार्टियाँ जो उनको नज़रअंदाज कर रही हैं इस टाइम इंडिया गठबंधन में। तो मेरा उनसे ये भी गुजारिश है कि इंडिया गठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी AIMIM उसके लिए कम से कम 2 सीटें छोड़नी चाहिए। वो तो जो एक तेलंगाना से अपनी सीट लड़ते हैं हैदराबाद से, वो तो एक अलग बात है, उनको तो आप कभी भी ज़िंदगी में हरा नहीं पाओगे। वहाँ पे आपके कांग्रेस की हमेशा से और बीजेपी की जमानत जब्त होती है, उसका तो छोड़ दो आप। मेरा ये कहना है कि औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, वहाँ के जो सांसद हैं इम्तियाज़ जलील जो कि MIM से है, जिन्होंने 25 साल सांसद शिवसेना के जो चंद्रकांत खैरे थे उनको हराया था 2019 में और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हराया था। तो मेरा ये कहना है कि उनके लिए ये सीट छोड़ देनी चाहिए, इंडिया गठबंधन को एक इंसानियत के नाते छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक MIM पार्टी के पास अच्छा कैंडिडेट है वो, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट होगा, आपके पास ऐसा बात नहीं है कि अच्छा कैंडिडेट होगा, मगर MIM का जो कैंडिडेट है इम्तियाज़ जलील वो बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेटेड हैं और अच्छी तरीके से पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उनकी बातों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रखते हैं पार्लियामेंट में और उसका असर ये होता है कि ज़मीन पे भी उसकी बात सुनी जाती है और उसका अप्लाईमेंट होता है। तो वो बात ज़बरदस्त तरीके से जब रखते हैं तो वो उनका काम भी सुना जाता है, सरकार सुनती है और वो काम भी ज़बरदस्त जल्दी जल्दी कर देती है। तो मेरा कहना यही है कि इंडिया गठबंधन को उनके लिए 2 और 1 सीट बिहार की है। बिहार में एक वो है जिला जो सीमांचल जिसको कहते हैं, जो कि आज़ादी के बाद से अब तक के पूरे इंडिया में मुझे लगता है सबसे पिछड़ा हुआ जिला सीमांचल है। सीमांचल में इस वजह से पिछड़ा, मुझे ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है कि वहाँ ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिमों की है, इस वजह से वो पिछड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं MIM को वो सीट दे देनी चाहिए। हालांकि वहाँ से जो अभी प्रेजेंट टाइम पे सांसद हैं वो कांग्रेस के हैं, डॉक्टर जावेद।
डॉक्टर जावेद से काफ़ी जनता नाराज़ है वहाँ पे। वो कह रही है कि हम उनको देख भी नहीं पाते हैं, वो हमारे बीच आते भी नहीं हैं, कोई काम भी नहीं करते हैं। अख्तरुल ईमान हमारी काम करते हैं और वो हमारे बीच रहते हैं, हमारे जनता के बीच के हैं। डॉक्टर जावेद भी वहीं के हैं, किशनगंज के, मगर जो अख्तरुल ईमान का जो इस टाइम वहाँ पे डंका बज रहा है वो ज़बरदस्त तरीके से बज रहा है और जनता उनको सिर आँखों पे बिठाए हुए। तो उम्मीद है इस बार की अख्तरुल ईमान ज़बरदस्त तरीके से सीमांचल से सांसद का चुनाव जीतेंगे। वो इससे पहले विधायकी लड़े हुए थे तो जबरदस्त पूरे बिहार में वो टॉप पे थे। 50,000 प्लस वोट लेके वो सिर्फ जीते थे। लोगों को 50,000 वोट मिलते हैं, उन्होंने 50,000 वोट लेके वो जीते थे। वो इतने ज़बरदस्त कैंडिडेट थे। कह सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा पॉपुलर नेता हैं बिहार के। और वो बिहार के इस टाइम MIM के अध्यक्ष भी हैं और प्रेजेंट टाइम पे वो MLA भी हैं, कुछ जो कि वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से विधानसभा में उठाते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में अगर ओवैसी को नहीं लेंगे तो ये इंडिया गठबंधन के लिए ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि बिहार में सुनने में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन का ओवैसी को नहीं लेना साथ में, तो इस वजह से ओवैसी ने ऐलान किया है कि हम 10 सीटों पे लड़ेंगे। हालांकि वह 10 सीटों पे नहीं जीत पाएंगे, मगर डैमेज बहुत ज़्यादा करेंगे वो। ये अंदाज़ा लगाना चाहिए इंडिया गठबंधन को। अगर वो हमको भी मालूम है कि वो 10 सीट पे नहीं जीत पाएंगे, मगर इंडिया गठबंधन को बड़ा दिल दिखाते हुए उनको एक किशनगंज की सीट दे देनी चाहिए सीमांचल की, और बाकी जो 39 सीट है या 39 कुछ ऐसे 30+ वहाँ सीटें बाकी उनको वहाँ पे लड़ना चाहिए, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है। आप कांग्रेस और RJD JDU ये तो सब गठबंधन करके लड़ेंगे, तो अगर एक मुसलमान को एक सीट दे दोगे तो उसमें कोई फ़र्क क्या पड़ जाएगा। मेरा ये छोटा सा एक सवाल है। पहले से 4 विधायक तो RJD ने तोड़ लिए MIM के। पार्टी तो पूरा वहाँ का नेतृत्व जो था वो ख़त्म करने पे लगे हुए। मतलब आप ये देखिए कि कोई भी मुसलमान पार्टी डेवलप होती है, कोई भी मुसलमान पार्टी अगर कोई मुसलमान आगे आता है, बढ़ना चाहता है, मुद्दे उठाना चाहता है, वो जो उनकी शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, उनकी नौकरियों के क्षेत्र में जो पिछड़ापन है उनको अगर उजागर करने का काम करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं जो सेकुलर हैं, ये उनके नेताओं को तोड़ के उनका मनोबल तोड़ देते हैं कि अगर हम इनको आगे अभी नहीं करेंगे तो ये आगे चल के हमको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, आगे चल के ये हमसे हिस्सा मांगेंगे, ये कहेंगे कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाओ, ये कहेंगे कि हमको होम मिनिस्टर बनाओ, ये कहेंगे हमको ये दे दो, फलाना दे दो, धमाका दे दो। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के दिलों के अंदर ये खोट है, जो सेकुलर पार्टियां हैं मेरे ख्याल से दिल के अंदर खोट है, वरना ये ऐसी हरकत कभी भी नहीं करते। आप कहीं का भी देख लो, कोई सा भी देख लो, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी के कुछ विधायक जीते थे अखिलेश के कार्यकाल में, जब 2012 में चुनाव हुए थे विधानसभा के। तो चुनाव के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने क्या किया था कि पीस पार्टी के सारे विधायक तोड़ लिए थे। उससे ये हुआ कि वो पीस पार्टी पूरी तरीके से बिखर गई। तो वो जो बिक जाते हैं मिले थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से टिकट के लिए, उनको शर्म नहीं आती है कि जनता तुमको किस लिए जिताया है। जनता तुमको जिताया है कि तुम उनकी आवाज़ बन सको, तुमको जिताया है कि सरकार ने जो हमारे लिए काम नहीं किए हैं तुम उन कामों को करो। मगर तुम लोग अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए उनकी दी हुई वोटों को इज्जत ना करते हुए दूसरे के पार्टी में बेधड़क बेझिझक जाके दलाली करते हो, गुलामी करते हो, मगर अपना नेतृत्व कभी भी नहीं खड़ा करते हो। एक भी पूरे भारत में मुस्लिम पार्टी कोई डेवलप नहीं है अभी भी, जो नेशनल लेवल पे हो, जो राज्य लेवल पे तो हैं, मगर नेशनल लेवल पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर इस टाइम कोई आवाज़ उठा रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, तो वो AIMIM है। तो मेरा लोगों से अपील है कि MIM को बुरा भला ना कहें, उसको सपोर्ट करें। वो ज़बरदस्त पार्टी है, मुस्लिमों के मुद्दे उठाती है, वो अच्छे बातें करती है, शिक्षा की बात करती है, रोज़गार की बात करती है, और मुसलमानों के इन्वायरमेंट की बात करती है, उनके डेवलप की बात करती है। तो उसको भला बुरा कहने से पहले आप जिसको 70 साल से वोट देते आए हैं उनसे आप सवाल पूछें, ना कि MIM से। मेरा लास्ट सवाल यही है कि आप उनसे सवाल पूछें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।